पाकिस्तान के मायानाज स्नाइपर राजा ज़ीशान हैदर की हंगामा खेज दास्तान। वतन दुश्मनों से नबरदाज़मा राजा ज़ीशान हैदर उर्फ SS और उसके जिगरी यार सरदार खान की मौत की आंखों में आंखें डालकर अपने वतन की बका के लिए जिद्दोजहद। कदम कदम पर सनसनी और असरार के रंग लिए ऐसे वाक़यात कि सुनने वालों के सांस थम जाएं। स्नाइपर और स्पॉटर के बाद हाजिर खिदमत है इसी सिलसिले की नई कड़ी, स्नाइपर का तीसरा हिस्सा, शूटर। आपके लिए पेश खिदमत हैं नए हंगामे, पुरानी दुश्मनियाँ, एडवेंचर, एक्शन और वतन के लिए जान कुर्बान करने का अज़्म रखने वाले सरफरोशों की दास्तान। रियाज आकिब कोहलर के कलम से निकला एक लाजवाल किरदार। बिमला कौर का फ्लैट ढूंढने में मुझे कोई मुश्किल नहीं हुई, मगर दरवाजा बाहर से कुफल था। शायद वो ड्यूटी पर थी। अलबत्ता वहां आने के लिए मैंने ऐसे वक्त का इंतखाब किया था कि मुझे वो बराह रास्त मिल जाए या उसका ज्यादा इंतजार न करना पड़े। अगर उसकी दिन की ड्यूटी होती तो शाम तक वो घर पहुंच जाती, और अगर रात की होती तो वो उसी वक्त फ्लैट पर मिल जाती। मैं उस बिल्डिंग से बाहर आ गया। करीब ही एक अवामी होटल था। चाय का बताकर मैं प्लास्टिक की मैली सी कुर्सी पर बैठ गया। वहां से इमारत का दाखिली दरवाजा नजर आ रहा था। अधेड़ उम्र बैरे ने चाय की प्याली मेरे सामने रखी। बमुश्किल प्याली खाली की थी कि इमारत के दरवाजे की तरफ एक वेस्पा मोटरसाइकिल मुड़ती नजर आई, जिसे नर्स की यूनिफॉर्म में मलबूस जवान लड़की चला रही थी। मेरे अंदाजे में वो बिमला कौर ही थी। मैंने प्याली के नीचे 20 का नोट रखा और कई मंजिला इमारत के दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बिमला कौर का फ्लैट दूसरी मंजिल पर था। दरवाजे पर पहुंचकर मैंने घंटी का बटन दबाया। फौरन ही दरवाजा खुल गया। वो अब तक यूनिफॉर्म में ही थी। शायद लम्हा भर पहले ही अंदर दाखिल हुई थी। वो छरेरे बदन की म्याना कामत लड़की थी। उम्र 25-26 साल से ज्यादा न होगी। हल्की सांवली खिलती हुई रंगत, मोटी स्याह आंखें, कदरे चौड़ी नाक जो उसके गोल चेहरे पर बहुत भली लग रही थी, सुनहरे बाल जो बमुश्किल कंधों को छू रहे थे। उसने हैरानी भरे लहजे में अपनी मोटी आंखें मजीद फैलाईं। मैंने मतलूबा कोड कहा, पुष्पा कुमारी को मिलना है। वो जरा भी न चौंकी, फौरन से बोली, वो तो यहाँ नहीं होती। मैंने कहा, दिलावर का पैगाम लाया था, अगर मुमकिन हो तो ये संदेशा उस तक पहुंचा देना। उसने नफी में सर हिलाया। बोली, पुष्पा से राब्ता वगैरह कोई नहीं है, अलबत्ता तबीयत है तो चाय पिला सकती हूँ। मैंने कहा, धन्यवाद, मैं बस एक गिलास पानी पी लूंगा। वो बोली, आ जाएं। दाएं बाएं का जायजा लेकर वो दरवाजे से हट गई। मैंने बेझिझक कदम अंदर धर दिए। दरवाजा कुंडी करके उसने सोफे की तरफ इशारा किया, तशरीफ रखें। मैंने नशिस्त संभाल ली। वो दूसरे सोफे पर तशरीफ टेकते हुए मुद्दे पर आई। मैंने डीनो का कोड नाम बताते हुए कहा, कैदी नंबर 113 को छुड़ाने आया हूँ। उसने पूछा, अकेले हो या कोई मददगार भी है? मैंने इत्मीनान से कहा, अकेला हूँ। वो मायूसी से बोली, शायद ये काफी ना हो। मैं मुताज्जिब हुआ, समझा नहीं। गहरा सांस लेते हुए उसने लम्हा भर सोचा, क्या क्या कर सकते हो? मेरा मतलब लड़ाई भिड़ाई, हथियारों का इस्तेमाल, कोई खूबी? मैं मुतबस्सम हुआ, कहा, नौकरी का इंटरव्यू देने नहीं आया बीबी, मुझे कैदी नंबर 113 के बारे में मालूमात चाहिए, बाकी मेरा अपना काम है। वो मुझे खोजती नजरों से घूरते हुए बोली, शायद पहली बार किसी मिशन पर आए हो। मैं अचंभे से बोला, ये सवाल है या तबसरा? उसने बेपरवाही से कंधे उचकाए, बोली, अंदाजा है। मैंने मुंह बनाया, कहा, मेरी तस्वीर खींच लो, बाद में क़ियाफ़ा शनासी करते रहना, फिलहाल काम की बात करते हैं। वो बोली, तय हुआ था कि कैदी नंबर 113 की रिहाई को हम तुम्हारी मदद करेंगे, बदले में कैदी नंबर 5 को छुड़ाने में तुम हमारा साथ दोगे। मैंने कहा, और अगर मेरी दिलचस्पी फकत मालूमात के हुसूल में हो? वो मोतरिज़ हुई, बोली, हमें एक दूसरे के मफादात का ख्याल रखना पड़ेगा। मैंने राय दी, मेरे ख्याल में अलहदा काम करने में हमारी बका पोशीदा है। वो कदरे बरहमी से बोली, हम मजाकरात नहीं कर रहे, ये फैसला बड़े कर चुके हैं। मैंने कहा, मैं सरहद पार से आया हूँ, यहाँ के किसी बड़े से वाकिफ हूँ और ना उनके अहकामात का पाबंद हूँ। मुझे फकत ये बताया गया था कि बिमला कौर उर्फ पुष्पा कुमारी से मुझे अपने हदफ के मुतालिक जरूरी मालूमात मिल जाएंगी। वो इत्मीनान से बोली, मुझे इसके बरक्स हिदायत मिली हैं, तो बेहतर होगा मुझे एक दिन दो, ताकि तस्दीक कर लूं कि हतमी मंसूबा क्या है। मैंने झल्लाते हुए कहा, तुम बस मेरा वक्त जाया कर रही हो। वो बोली, मिस्टर, मैं तुम्हें नहीं जानती और जिनसे वाकिफ हूँ उनसे मशवरा किए बगैर फैसला नहीं कर सकती।
तो तुम्हारा तशरीफ ले जाना मुनासिब रहेगा। मैं होंठ भींचते हुए खड़ा हो गया। वो मुझे रुखसत करने दरवाजे तक नहीं आई थी। न मैंने रस्मी कलिमात कहने की जरूरत महसूस की। मुलाकात निहायत मायूस कुन रही थी। विश्वास सिंह रात के खाने पर शिद्दत से मेरा मुंतजिर था। उसे मैंने बिमला के मुतालिक तो कुछ नहीं बताया, अलबत्ता ये जरूर कहा था कि एक खबरी को मिलने जा रहा हूँ। खाने की इब्तिदा के साथ ही उसने इस्तिफसार शुरू कर दिया, कैसा रहा? मैंने हकीकत बयान की, कोई खास पेशरफ्त नहीं हुई। उसने खुशखबरी सुनाई, मेरे खास आदमियों ने अपना काम शुरू कर दिया है। मैंने मशवरा चाहा, कहा मेरा ख्याल है विघ्नेश के खात्मे तक दूसरी कार्रवाई को मौखिर कर देता हूँ। उसने कहा बुलंद किया, बोला देख लो, आखिर सरदार से मशवरा लेने पर मजबूर हो गए ना। मैंने मुंह बनाते हुए कहा, इसलिए पूछ रहा हूँ कि उसके मुतजाद अमल कर सकूं। गपशप करते हुए हमने खाना खाया, थोड़ी देर चहलकदमी की और कमरे में लौट आए। प्रीतो भाभी चाय बना लाईं। चाय की प्याली उठाते हुए उसने बायां हाथ माथे पर मारा, एक बात तो भूल ही गई है। मैंने मुंह बनाते हुए कहा, सरदार हो और चवल न मारे मुमकिन ही नहीं। वो दांत पीसते हुए बोला, भूल जाने को चवल मारना नहीं कहते बेशरम। मैंने डांटते हुए कहा, अब फूट भी दो। बोला, धर्मू दादा ने तुमसे बात करने का कहा था। मैंने कहा, कौन सा सो रहा होगा, कॉल कर लो। उसका नंबर मिलाकर विश्वास सिंह ने मोबाइल फोन मेरी तरफ बढ़ा दिया। धर्मू दादा ने सलाम दुआ के बाद मेरी खैरियत पूछी, थोड़ी देर गपशप की और जल्द मिलने का मुजदा सुनाकर राब्ता मुनक़ता कर लिया। विश्वास सिंह को रुखसत करके मैं आराम करने लेटा, तभी एक अनजान नंबर से घंटी आने लगी। कॉल वसूल करते हुए मैंने सवालिया लहजे में जी कहा। वो बगैर किसी तमहीद के मुद्दे पर आया, तुम्हें उसकी हिदायत पर अमल करने का कहा गया था। मैं तुनक कर बोला, मुझे बस उससे मिलने का कहा गया था। वो बरहम हुआ, तो इसका मतलब ये बनता है कि तुम उसे खरी खरी सुनाकर चलते बनो। मैंने कहा, किसी के जेरे कमान काम करने नहीं आया, ना बच्चा हूं कि किसी की उंगली थामने की जरूरत पड़े। मैं अपने मौकिफ से पीछे हटने को तैयार न था। वो पुर्रोब लहजे में बोला, जानते हो किसको मुखातिब हो? मैं बेखौफी से बोला, जरूरत महसूस नहीं करता। वो बोला, कल दोपहर 11 बजे गोविंद नगर में श्री राम होटल, कमरा नंबर 27। मुख्तसर अल्फाज में मिलने की जगह का तयन करते हुए उसने मेरा जवाब सुने बगैर राब्ता मुनक़ता कर दिया। अगली सुबह को नाश्ते के बाद विश्वास सिंह घर से निकल गया। मैंने हवेली की वसीओ अरीज छत पर चढ़कर SR1 की सफाई की, पुर्जों और बैरल का तेल खुश किया, बोर साइटिंग की और राइफल को आने वाले मरहले के लिए तैयार किया। 9:30 बजे मैं विश्वास सिंह की हवेली से निकल आया। गोविंद नगर तक मैं रिक्शे में गया और वहां से आगे 1-2 अफराद की रहनुमाई लेकर पैदल ही श्री राम होटल पहुंच गया। 11:15 हो चुके थे। मैं पुरएतमाद अंदाज में चलता हुआ सीढ़ियों की तरफ बढ़ा और दूसरी मंजिल पर पहुंच गया। कमरा नंबर 27 ढूंढने में मुझे कोई दिक्कत न हुई। 11 बजने में 5 मिनट बाकी थे जब मैंने दरवाजे को हल्का सा खटखटाया। लम्हा भर के बाद दरवाजा खुला। सामने एक अधेड़ उम्र शख्स नजर आया, छोटी दाढ़ी जिसके निस्फ से जायद बाल सफेद हो चुके थे, मियाना कामत और दुबला पतला जिस्म। तारुफ पूछे बगैर उसने एक तरफ होकर मुझे अंदर आने का रास्ता दिया। शायद मुझे शक्ल से जानता था या उसे खुद पर कुछ ज्यादा ही एतमाद था। सोफे पर नशिस्त संभालते हुए उसने हाथ के इशारे से मुझे भी बैठने का कहा। मैं खामोशी से दूसरे सोफे पर टिक गया। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरे आसाब तन गए, मगर वो इत्मीनान भरे अंदाज में बोला, आ जाओ, दरवाजा खुला है। वेटर ट्रे में चाय के बर्तन और खाने के लवाजमात लिए अंदर आ गया। लकड़ी की मेज पर ट्रे रख कर वो खामोशी से मुड़ गया। वो बोला, दरवाजा बंद कर दो। मैं दरवाजा कुंडी करके अपनी जगह बैठ गया। उसने केतली से 2 प्यालियां भरकर एक प्याली मेरी तरफ खिसका दी। मैं खामोशी से चाय पीने लगा। खाने की अशिया की तरफ हम दोनों ने हाथ नहीं बढ़ाया था। प्याली खाली करके उसने सोफे से पुश्त टेकी और बगैर किसी तमहीद के बराह रास्त मुद्दे पर आया। कबाहत क्या है? उसके लहजे में दुरुस्ती या बरहमी की बजाय कुछ जानने की तमन्ना छुपी थी। मैं साफ गोई से बोला, सिर्फ डीनों को आजाद कराने आया हूँ। दूसरों की तहरीक आजादी के कैदी मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखते। उसने दलील दी। बोला, तो उनके लिए भी तुम्हारे कैदी की कोई अहमियत नहीं है, मगर वो साथ दे रहे हैं। मैं मुसिर हुआ, मुझे सिर्फ मालूमात दरकार है। वो बोला, हमारे पास जारहाना कार्रवाई करने वाले सिरे से नापैद हैं। तुम अकेले तो कैदी नंबर 113 को नहीं छुड़ा सकते। मैंने बेपरवाही से कंधे उचकाए, बंदोबस्त कर लूंगा। वो तदब्बुर से बोला, विश्वास सिंह या धर्मू दादा इस काम में कभी मददगार नहीं बनेंगे, क्योंकि भांडा फूटने पर राह उनकी जड़ें उखाड़ फेंकेगी। और बिलफर्ज तुम्हारी दोस्ती की वजह से वो ना आकिबत अंदेशी पर उतर भी आए तो क्या तुम्हें अपने मुखलिस दोस्तों का सफाया मंजूर होगा? मैं मुतबस्सम हुआ, कहा, मुंबई में किराए के टट्टू कसीर तादाद में दस्तयाब हैं। वो तंज़िया अंदाज में बोला, अगर तुम्हें किराए के टट्टुओं और आज़ादी के मतवालों की कारकर्दगी में फ़र्क मालूम नहीं है
تو میرا ان کی عقل پر ماتم کرنے کو جی چاہ رہا ہے جنہوں نے تمہارا انتخاب کیا۔ میں بے نیازی سے بولا سر شاید انہیں مجھ پر بھروسہ ہو۔ تکرار ختم کرتے ہوئے اس نے تصدیق چاہی تو تم اپنی مرضی کرو گے؟ میں اعتماد سے بولا اگر کوئی قانون ایسا کرنے سے روکتا ہے تو بالکل نہیں۔ وہ بولا تم میرے زیر کمان نہیں ہو اور میری ذمہ داری تمہیں مطلوبہ معلومات فراہم کرنا ہے، باقی سمجھانا اور مشورہ دینا میرا فرض تھا، ماننا نہ ماننا تمہاری ثوابدید پر ہے۔ میں نے کہا شکریہ، اب اگر مطلوبہ معلومات مل جاتی تو میرا وقت بچ جاتا۔ اس نے معنی خیز انداز میں پوچھا ویسے تم جانتے ہو قیدی نمبر 5 کون ہے؟ میں نے کہا ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ میں پیالی میں مزید چائے انڈیلنے لگا۔ چائے کافی اچھی بنی ہوئی تھی۔ اس نے انکشاف کیا، اس کا نام سنیتا جیسوال ہے، را کی میجر تھی مگر ایک پاکستانی جاسوس کی مدد کرنے کے جرم میں زیر عتاب ہے۔ چائے کی پیالی میرے ہاتھ سے گرتے گرتے بچی، میرے ہونٹوں سے احمقانہ انداز میں نکلا کیا مطلب؟ وہ طنزیہ انداز میں بولا میرا خیال ہے اس میں نہ سمجھنے والی تو کوئی بات نہیں۔ میں متعجب ہوا، را کی میجر کا تحریک خالصتان سے کیا واسطہ؟ میرے میزبان نے وضاحت کی، آزادی کی قیمت پر وہ بہت سے راز بتانے کو تیار ہیں اور ہمارے دوست ان رازوں کے حصول کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے الجھن ظاہر کرتے ہوئے کہا وہ خود کافی تگڑے ہیں تو ہماری مدد کے حصول کے لیے کیوں مصر ہیں؟ وہ معنی خیز تبسم سے بولا انہیں ایک منجھے ہوئے پیشہ ور سنائپر کی ضرورت ہے اور ایس ایس سے بہتر انتخاب کیا ہو سکتا ہے؟ میں شاکی ہوا، میرے بارے میں انہیں آپ نے بتایا ہے؟ وہ بولا صرف اتنا بتایا ہے کہ تم سنائپر ہو، باقی انہیں کچھ معلوم نہیں، ورنہ پشپا کماری فوراً سنیتا جیسوال کا نام لے کر تمہیں راضی کرنے کی کوشش کرتی۔ پشپا کماری بملا کور کا خفیہ نام تھا جو وہ میدان عمل میں استعمال کرتی تھی۔ جاسوس، مجاہد اور دہشت گرد وغیرہ میدان عمل میں نقلی ناموں ہی سے مشہور ہوتے ہیں کیونکہ اصل نام سامنے آنے پر ان سے منسلک رشتے بھی منظر عام پر آ جاتے ہیں اور انہیں بلیک میل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ میں ہتھیار ڈالتے ہوئے بولا 2 دن مصروف ہوں، انشاءاللہ تیسرے دن پشپا کماری کو ملنے جاؤں گا۔ وہ مسکرایا، بولا ضرور شکریہ کہتا اگر تم نے ممتا جیسوال کا نام جانے بغیر حامی بھری ہوتی۔ میں پھیکے سے تبسم سے بولا سچ تو یہ ہے کہ ممتا دیدی کی رہائی بھی میرے مشن کا حصہ تھی۔ اس کے لہجے میں حیرانی در آئی۔ ممتا؟ میں نے وضاحت کی سنیتا جیسوال میرے لیے ممتا دیدی ہیں، بہت زیادہ قابل احترام، معزز اور لائق عقیدت، مجھے چھوٹا بھائی کہتی ہی نہیں سمجھتی بھی ہیں۔ اس نے لاہ عمل طے کرتے ہوئے کہا میں پشپا کماری کو ترسوں شام کی ملاقات کا بتا دیتا ہوں۔ میں نے صاف گوئی سے کہا اگر کام ختم کر پایا تو پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ وہ ترمیم کرتے ہوئے بولا کام ختم کرتے ہی میرے نمبر پر پیغام بھیج دینا۔ میں متفق ہوتے ہوئے بولا یہ بہتر رہے گا۔ اس نے خیال ظاہر کیا، بولا مجھے لگتا ہے وگنیش کے خاتمے پر تم ایکسپوز ہو جاؤ گے۔ میں نے کہا اگر اس سے پہلے ظاہر ہو گیا تو وگنیش شکلا ہاتھ نہیں آئے گا اور اپنے خاندان کی بقا کے لیے اس کا خاتمہ بہت ضروری ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے نشست چھوڑ دی۔ وہ بولا ایک ضروری بات، فالتو پھڈوں میں ٹانگ اڑانے کی کوشش نہ کیا کروں۔ میں نے کہا شاید میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ معصومیت کے اظہار کے لیے میں نے حیران ہونا ضروری سمجھا۔ وہ مسکرایا، بولا اگر سوچتے ہو مارخور سویا ہوا ہے تو تمہاری سادگی کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ میں نے پھیکے لہجے میں اعتراف کیا، معذرت چاہتا ہوں۔ وہ بولا تمہاری جان بہت قیمتی ہے جوان، اپنی صلاحیتیں مقصد کے حصول پر استعمال کرو، باقی مظلوم اتنے زیادہ ہیں کہ ان کے شمار ہی میں عمر بیت جائے گی، کجا انہیں انصاف مہیا کیا جائے۔ میرا مطلب عوام کی حفاظت سرکار کا ذاتی معاملہ ہے تو ان کا انہی پر چھوڑ دو۔ میرے پاس بحث و تکرار کے لیے کئی دلائل تھے مگر میں نے اس کی نیک نیتی کا خیر مقدم کرتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا، کہا آئندہ اپنے خیر خواہوں کو مایوس کرنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ میرے زمانی فقرے کو قابل گرفت جانتے ہوئے وہ بولا نہ جانے کس کو خیر خواہ کہہ رہے ہو۔ میں نے کہا خیر خواہ تو خیر خواہوں کو ہی سمجھا جاتا ہے، اور الوداعی مسافہ کرتے ہوئے میں دروازے کی سمت بڑھ گیا۔ وشوا سنگھ کی واپسی شام کو ہوئی تھی۔ تازہ دم ہو کر وہ میرے کمرے میں آ گیا۔ میں مغرب کی نماز پڑھ کر فارغ ہوا تھا۔ نشست سنبھالتے ہوئے اس نے گفتگو کا آغاز کیا۔ بولا تمہارے دوست کی مصروفیات کا اوقات نامہ تو لے آیا ہوں مگر کام مشکل نظر آ رہا ہے۔ میں وسعت قلبی سے بولا چچا غالب نے کہا ہے مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئیں، اس لیے کوئی نئی بات کرو۔ وشوا سنگھ ترتیب سے بتانے لگا۔ بولا صبح 9 بجے گھر سے نکلتا ہے، گھنٹے بھر کا فاصلہ طے کر کے اپنے دفتر میں پہنچتا ہے۔ 5 منزلہ عمارت کی آخری منزل پر اس کا دفتر ہے۔ عموماً 3 بجے تک دفتر میں وقت گزارتا ہے، اس کے بعد واپسی ہوتی ہے۔ اس دوران کوئی جگہ بھی ایسی نہیں آتی جہاں وہ بغیر آڑ کے دکھائی دے۔ تقریبات وغیرہ میں خال ہی شرکت کرتا ہے۔
अगर कभी जाना भी हो तो सख्त हिफाजती इंतजामात के साथ शिरकत करता है। बाहर निकलते वक्त बुलेट प्रूफ जैकेट पहनता है। उसकी कार, दफ्तर और ख्वाबगाह की खिड़कियों के शीशे बुलेट प्रूफ हैं। मैंने पूछा दफ्तर से घर के रास्ते में कोई ऐसी जगह जहां उस पर घात लगाई जा सके। उसने नफी में सर हिलाया, बोला उसकी कार इतनी मजबूत है कि IED वगैरह के धमाके को भी झेल सकती है, और अगर कोई शख्स शीशे बंद करके अंदर बैठा हो तो उसे बाहर से नुकसान पहुंचाना करीबन नामुमकिन है। मैंने उम्मीद जाहिर करते हुए कहा, किसी तकरीब वगैरह में जाते वक्त शायद उससे कोई ऐसी गलती सरजद हो जाए जिससे फायदा उठाया जा सके। विश्वास सिंह ने मेरी उम्मीद पर पानी फेरा, बोला उसके लिए पहले तो किसी तकरीब के मुनक्किद होने का इंतजार किया जाएगा। दूसरा, किसी की गलती से तब फायदा उठाया जा सकता है जब गलती के बारे में पेशगी इत्तला हो। मैंने पूछा पार्किंग से दफ्तर तक कितना चल कर जाता है। वो फीके अंदाज में बोला, उसकी जाती कार दफ्तर की इमारत के तहखाने में पार्क होती है। कार से उतरते ही 3 कदम के फासले पर लिफ्ट है जो उसे दफ्तर के दरवाजे तक ले जाती है। लिफ्ट से दफ्तर का दरवाजा 5-6 कदम दूर है। मैंने याद दहानी करवाई, उसके वालिद को घर के लॉन में निशाना बनाया था। विश्वास सिंह बोला, अब ये मुमकिन नहीं रहा। एक तो दीवारें बुलंद कर दी गई हैं, दूसरा वो बाहर भी नहीं निकलता। मैंने आस भरे लहजे में कहा, कोई तरीका तो होगा। उसने हतमी अंदाज में कहा, इंतजार करना पड़ेगा। मैंने नफी में सर हिलाया, कहा इतना वक्त नहीं है, मैं टीनों को मजीद अजियत सहने के लिए नहीं छोड़ सकता। ममता दीदी भी जाने किस हाल में होंगी, और पहले भी बता चुका हूँ उन्हें छुड़ाने की कोशिश में मेरा मंजरेआम पर आना तय है, और उसके बाद विघ्नेश शुक्ला ने काबू नहीं आना। उसने शिकस्त का ऐलान करते हुए कहा, फिलहाल तो मेरे पास कोई तजवीज नहीं। मैंने मंसूबाबंदी से पहले हदफ का इलाका देखने की ख्वाहिश की। कहा जहां तक मेरा अंदाजा है इसे दफ्तर ही में काबू किया जा सकता है, और इसके लिए एक बार मुझे खुद जायजा लेना होगा। उसने इस बात में सर हिलाया, बोला सुबह चक्कर लगा लेंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।